तो बजट पेश कर दिया वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। और आपको बता दें जो सबसे बड़ी खबर है इस बजट की, जिसका हर बजट में इंतजार होता था, इस बार वित्त मंत्री ने मिडिल क्लास को, नौकरी पेशा वर्ग को वो सबसे बड़ी राहत दे दी है। नई टैक्स स्लैब्स, इनकम टैक्स की नई दरें लागू की हैं वित्त मंत्री ने। और आपको बता दें कि अब इसमें सबसे बड़ी घोषणा यह की गई है, आपकी आमदन अगर 7 लाख रुपए सालाना है तो आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। पहले यह छूट 5 लाख तक की आमदन वाले लोगों की होती थी, लेकिन अब अगर आपकी सालाना तनख्वाह, सालाना आय 7 लाख रुपए है तो आपको कोई इनकम टैक्स नहीं देना है। बिल्कुल। और देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर यही है, बड़ी खबर यह है कि सबसे बड़ी राहत सैलरीड क्लास को मिलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि सबसे ज्यादा नजर, सबसे ज्यादा उम्मीदें अगर किसी की बजट पर रहती हैं तो वो सैलरीड क्लास यानी मिडिल क्लास को रहती हैं। और मिडिल क्लास को ये सबसे बड़ा फायदा इस बजट में फिलहाल हो रहा है। टैक्स स्लैब में बदलाव किया गया है। अगर आपकी इनकम अब 7 लाख है सालाना तो आपको अब इस पर टैक्स नहीं भरना होगा। पहले 5 लाख पर टैक्स लगता था, लेकिन अब 7 लाख अगर आपकी सालाना इनकम है तो आपको टैक्स नहीं भरना होगा। इसका बड़ा फायदा उन तमाम लोगों का होगा जो नौकरी पेशा लोग हैं, जो लगातार सरकार की तरफ टकटकी लगाए देख रहे थे कि इस बार बजट से उन्हें क्या मिलने वाला है, जो महंगाई की मार उन पर पड़ रही है, क्या उन्हें फायदा मिलेगा। तो ये बड़ा फायदा फिलहाल इस बजट से मिलता हुआ नजर आ रहा है। और इसके बाद जो टैक्स स्लैब है उन्हें भी घटा दिया गया है। पहले 7 दरें होती थी इनकम टैक्स की, अब वो 5 कर दी गई हैं। अगर आपकी टैक्सेबल इनकम जो है वो 3 लाख रुपए तक भी है तो कोई टैक्स नहीं है। इसके बाद 3 से 6 लाख रुपए अगर आपकी टैक्सेबल इनकम है तो आपको 10% टैक्स देना है। 9 से 12 लाख अगर आपकी टैक्सेबल इनकम है तो आपको 15 लाख रुपए देना, 15% टैक्स देना पड़ेगा। 12 से 15 के ऊपर 20% और 15 लाख से ऊपर 30% का टैक्स लगाया जाएगा। इसके अलावा जो अधिकतम टैक्स लगाया जाता था, जो 42.5% के करीब हो जाता था हाई इनकम ग्रुप में, उसकी भी अब लिमिट कम कर दी गई है। यानी हर स्तर पर इनकम टैक्स को घटाया है वित्त मंत्री ने, और यह नौकरी पेशा वर्ग के लिए एक बड़ी राहत होगी। पिछले वर्ष भी ऐसा ही हुआ था, टैक्स स्लैब्स कम कर दी गई थी। आज इस बार भी ऐसा हुआ है और अभी भी ये छूट दी गई है आपको कि आप अगर पुराने टैक्स सिस्टम के तहत चलना चाहते हैं, जिसमें टैक्स दरें ज्यादा हैं, यानी परसेंटेज टैक्स ज्यादा होता है लेकिन उसमें रियायतें भी होती हैं साथ में, तो आप उस रिजीम में चल सकते हैं। या अगर आपको इस नए सिस्टम के तहत चलना है तो आपको कोई रियायत नहीं मिलेगी, मसलन ईटीसी और वगैरह जो भी डिडक्शंस होते थे वो नहीं मिलेंगे। आप इन कम इनकम टैक्स की दरों का फायदा उठा सकते हैं। तो एक लगातार मांग खास तौर पर मिडिल क्लास की जो रहती थी कि उनके टैक्स स्ट्रक्चर में कुछ कमी की जाए, उसमें कुछ परिवर्तन हो, वो इस बार वित्त मंत्री ने माना है और उसे लागू किया है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी राहत इसे कहा जा रहा है। और ये बड़ी खबर बजट से निकलकर सामने आ रही है कि नौकरी पेशा लोगों के लिए अब राहत सरकार की तरफ से दी गई है। इसके साथ ही साथ स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए भी उनके छूट दी गई है, उन्हें 1 साल और बढ़ा दी गई है। यानी पहले 3 साल पर टैक्स देना होता था, 3 साल शुरू अगर आपके स्टार्टअप को हो चुके हैं उसके बाद टैक्स देना होता था। अब इसमें 1 साल की बढ़ोतरी और की गई है। इसके साथ ही साथ एमएसएमई को भी राहत देने की कोशिश की गई है, एमएसएमई को भी बढ़ावा देने की कोशिश की गई है। अब 3 करोड़ टर्नओवर तक को छूट दी जाएगी। तो ये बड़ी बातें इस बजट से निकलकर सामने आई हैं। शुरुआत जब बजट भाषण की निर्मला सीतारमण ने, तो उन्होंने सप्तऋषि लक्ष्य के बारे में बताया, 7 वो पॉइंटर्स बताए जिस पर ये पूरा बजट टिका हुआ है, जिसके जरिए भारत की इकोनॉमी को 60 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का जो सपना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उसे पूरा किया जाएगा। और इसी के तहत ये बड़ी राहतें आज इस बजट में दी गई हैं। खासकर जो सैलरीड क्लास है, जो नौकरी पेशा वाले लोग हैं, उन्हें ये बड़ी राहत दी गई है क्योंकि टैक्स स्लैब्स में बदलाव किया गया है। अब 7 लाख अगर आपकी सालाना इनकम है तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होगा, आपको छूट मिल रही है। इसके अलावा जो 9 से 12 लाख रुपए कमाते हैं उन्हें 15% टैक्स अब भरना होगा, 12 से 15 पर 20% अब टैक्स लगेगा। तो ये बड़ा बदलाव बजट में इस बार किया गया है। इसके अलावा कई और अहम घोषणाएं भी आज वित्त मंत्री की तरफ से की गई हैं। आपको बता दें कि इस बार के बजट में खास तौर पर जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, यानी सरकार जो निवेश करेगी देश के अंदर, उसमें रिकॉर्ड बढ़ोतरी की गई है। आज वित्त मंत्री ने कहा कि ये देश के अमृत काल का पहला बजट पेश किया जा रहा है। उन्होंने बताया प्रति व्यक्ति आय दुगनी हो चुकी है, ईज ऑफ लिविंग में इजाफा हुआ है। इसके अलावा
जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो दुनिया में 10वें नंबर की हुआ करती थी, बढ़कर 5वें नंबर पर पहुंची है। किसानों के लिए खास घोषणा ये थी कि 20 लाख करोड़ के कर्ज की व्यवस्था सरकार अकेले कृषि सेक्टर के लिए करने जा रही है। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसमें सस्ते दरों के मकान बनाए जाते हैं, उस पर 66% खर्च सरकार की तरफ से बढ़ा दिया गया है। उसका बजटरी एलोकेशन 66% बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार का खर्च 10 लाख करोड़ रुपया होगा, जो कि जीडीपी का रिकॉर्ड 3.3% होगा। इसमें भी 33% की बढ़ोतरी पिछले वर्ष की तुलना में की गई है। इसके अलावा 50 नए एयरपोर्ट और वाटरवेज डेवलप किए जाएंगे। रेलवे के लिए कुल बजट 2.4 लाख करोड़ रुपए इस बजट में रखा गया है, जिसमें से 75,000 करोड़ रुपया केवल नई योजनाओं के लिए सरकार ने दिया है। तो ये बड़ी बातें इस बजट की रही हैं और इस बजट में तमाम सेक्टर्स को ध्यान में रखकर रिफॉर्म्स किए गए हैं। तमाम सेक्टर्स को ध्यान में रख के बजट में तमाम बड़ी बातें कही गई हैं। एमएसएमई को बढ़ावा मिलेगा, स्टार्टअप को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा जो एक बड़ी समस्या है प्रदूषण, उसको लेकर भी बड़ा कदम इस बजट के जरिए उठाया गया है। जो पुराने सरकारी वाहन हैं उन्हें भी बदला जाएगा, चाहे फिर वो एम्बुलेंस हो, चाहे फिर वो गाड़ियां हो जो कि सरकारी दफ्तरों में इस्तेमाल होती हैं, उन तमाम गाड़ियों को बदला जाएगा ताकि प्रदूषण, जो एक बड़ी समस्या इस देश के लिए बनता जा रहा है, प्रदूषण को भी रोका जाए। इसके अलावा एक जिला एक उत्पाद के विपणन के लिए भी हर राज्य में यूनिटी मॉल बनाया जाएगा, यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के लिए भी जो कदम है वो और भी ज्यादा बढ़ाए जा रहे हैं ताकि बढ़ावा मिले, लोकल प्रोडक्ट्स को बढ़ावा मिले, मेक इन इंडिया को। ये तमाम बातें इस बजट में कही जा रही हैं। और जो सबसे बड़ी बात, जो सबसे बड़ा अगर हम कहें कि की फैक्टर रहा है इस बजट का, तो वो सैलरीड क्लास के लिए रहा है, क्योंकि इनकम टैक्स में अब छूट दी गई है। 5 लाख से इसे बढ़ाकर 7 लाख कर दिया गया है। 7 लाख अगर आपकी इनकम है तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। ये बड़ी राहत सैलरीड क्लास के लिए आप समझ सकते हैं। अपने बजट भाषण के अंत में वित्त मंत्री ने यह घोषणा की, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण घोषणा खासतौर पर नौकरी पेशा लोगों के लिए यही है, टैक्स स्लैब में जो छूट दी गई है। फिर आपको बता दें, जो इसका जो ऑपरेटिव पार्ट है, 7 लाख रुपए तक आमदन पर अब कोई टैक्स नहीं, जो पहले 5 लाख हुआ करती थी। उसके अलावा टैक्स स्लैब हम आपको लगातार बता रहे हैं कि वो टैक्स स्लैब्स जो हैं वो 5 टैक्स स्लैब्स अलग अलग कर दी गई हैं, 5%, 10%, 15% और फिर उसके बाद 30%। तो ये घोषणाएं जो है आज वित्त मंत्री ने अपने बजट में की हैं और जाहिर है इसका कुछ ना कुछ इसमें योगदान जो है वो चुनावी वर्ष होने का भी साफ साफ देखने को मिल रहा है। इसके अलावा और कुछ घोषणाएं जो की गई हैं टूरिज्म को लेकर के, बॉर्डर विलेजेस में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए एक बार फिर वित्त मंत्री की तरफ से प्रधानमंत्री के उस आग्रह को दोहराया गया है कि देशवासी जो हैं वो देश के अंदर भ्रमण करें, टूरिज्म देश में टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा दें बजाय कि विदेशों में जाकर यात्रा करें। महिलाओं के लिए बचत स्कीम अलग से एक लॉन्च की गई है, जिसमें 2 लाख तक की सेविंग पर 7.5% ब्याज वो सरकार देगी। और ऐसी स्कीम एक बुजुर्गों के लिए है, सीनियर एल्डर सिटीजन्स के लिए है, जिसमें बचत स्कीम की लिमिट जो पहले 15 लाख होती थी उससे बढ़ा करके 30 लाख रुपए कर दिया गया है। फिस्कल डेफिसिट पर भी आज वित्त मंत्री बोली, उन्होंने ये माना कि हमारे खर्चे ज्यादा हैं और फिस्कल डेफिसिट 5.9% रहने की इस बार उन्होंने अनुमान दिया है और ये कहा है कि हम प्रतिबद्ध हैं कि 2024-25 तक इसको घटा करके 4.5% तक लेकर के हमें आना है। तो ये कुछ बड़ी बातें हैं इस आज के बजट की। अब वो देखिए सारी टैक्स स्लैब आपके सामने है। 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 3 से 6 5% टैक्स, 6 से 9 लाख आमदन टैक्सेबल इनकम पर 10% टैक्स, 9 से 12 लाख की टैक्सेबल इनकम पर 15%, 12 से 15 लाख पर 20% और 15 लाख के ऊपर 30%। और जो सुपर टैक्स होता था जो 42.5% तक था हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के ऊपर, उसको भी घटाने की घोषणा वित्त मंत्री कर चुकी हैं। तो ये कुछ बड़ी बातें जो हम आपको बता रहे हैं। हमारे साथ बहुत सारे मेहमान हैं आपके लिए इस बजट को बड़ी सरल भाषा में पहुंचाने के लिए। मैं एक एक करके सबका परिचय जो है आपसे कराता चलूं। हमारे साथ अभिजीत अय्यर मित्रा साहब जुड़ रहे हैं, जाने माने जर्नलिस्ट भी हैं और आप उनको अलग अलग विषयों पर सुनते हैं। स्वागत है मित्रा साहब आपका। हमारे साथ जुड़ रहे हैं राशिद किदवई साहब, वरिष्ठ पत्रकार हैं। किदवई साहब का स्वागत है। दिलीप चेरियन साहब हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। दिलीप चेरियन साहब का परिचय देना बड़ा मुश्किल होता है, मैं आपको इमेज गुरु कह देता हूं आज। चेरियन साहब बहुत स्वागत आपका भी। हमारे साथ सोनू शर्मा जी इस वक्त जुड़ रहे हैं।
सोनू जी को आप सुनते हैं उनकी मोटिवेशनल स्पीचेस के लिए, या आपको बताते हैं एक तरक्की शुदा जिंदगी जीने के राज, और इस बजट में उनको ऐसी कौन से की पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं जो वित्त मंत्री ने कहे, उनसे हम जानेंगे। कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ आलोक शर्मा जी। आलोक जी स्वागत है आपका। संजीव श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं, सीनियर जर्नलिस्ट। संजीव जी आपका एक बार फिर स्वागत है। मुकेश पांड्या जी हमारे साथ हैं, CEO rupeapesa.com, और बीजेपी के मेहमान हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, उनका इंतजार हम कर रहे हैं। चलें पहले एक पॉलिटिकल कमेंट ही लेते हैं, आलोक शर्मा जी की बात करते हैं। आलोक जी, कल ही आपसे बात हो रही थी और मिडिल क्लास पर चर्चा हुई थी, आपने कहा था ठेंगा मिलेगा। इस बार देखिए वो टैक्स स्लैब में कुछ कमी तो की है, 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं। देखिए, मैं समझता हूं कि 2012-13 का जो बजट था उसमें अरुण जेटली साहब का जो भाषण था उसी समय 7 लाख की डिमांड कर रहे थे वो, और अभी तो सेस और तमाम चीज़ें अभी तक कहीं पर पिक्चर क्लियर नहीं है, लेकिन फिर भी हम स्वागत करते हैं कि कम से कम मिडिल क्लास को कुछ थोड़ी सी राहत मिली। लेकिन बाकी के जो टैक्स स्लैब इन्होंने बढ़ाए हैं और जिनमें जिस तरह से परसेंटेज को 3-4 हिस्सों में बांटा है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये कान ऐसे घुमा के पकड़ने वाली काम किया है इन्होंने, इसके आगे कुछ नहीं दिख रहा है। अगर टोटल टैक्स कलेक्शन मिडिल क्लास से आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं मिडिल क्लास को और टैक्स देना पड़ेगा, ऐसा प्रतीत हो रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ जो टैक्स पेयर्स हैं वो कौन सी कैटेगरी में कितने हैं, शायद उसको ध्यान में देखकर ये टैक्स स्लैब बनाए गए हैं। राहत नहीं दिख रही है, और पूरा का पूरा जो बजट है वो आज ऐसा लग रहा था जैसे वो फिल्म का एक गाना है ना, अरे भाई आप कहना क्या चाहते हो, पूरा जिस तरह से घुमा फिरा के हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। मुझे लगता है कि ये पूरी तरह से बॉटल जो पुरानी थी उसी में नया जो है पानी डाल के और वापस रख दी गई है, इसके आगे कुछ नहीं। महंगाई कैसे कम होगी कहीं पर एड्रेस नहीं किया गया है। जो बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है उसमें कहीं थोड़ा बहुत MSME का दिख रहा है, लेकिन MSME जिस तरह से गिर रहा है, बैलेंस ऑफ पेमेंट जिस तरह से पूरा गड़बड़ हो रहा है कि एक्सपोर्ट कैसे बढ़ेंगे, क्यों किस तरह से यहाँ पर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, उस पर कहीं पर कोई चीज़ नहीं। फिर भी अभी बजट, क्योंकि आधा अधूरा बजट निर्मला सीतारमण जी ने पढ़ा है, पूरे इसके जब पॉइंट फॉर्म में आएगा इसका तो फाइन प्रिंट आ जाने दें, वो बात ठीक है। डिटेल्स जो होती है वो कहीं अंदर छिपी होती है, उस पर बात करते हैं। सोनू जी से पूछना चाहता हूं, मिडिल क्लास जो इस खबर को देख करके बड़ा खुश हो रहा होगा। देखिए रियायत तो है, अब इसमें कितने हजार किसके कितनी इनकम क्लास के बचते हैं वो दीगर बात है, लेकिन नोशनली जो मिडिल क्लास सोचता था भी हमारे लिए बजट में कुछ कभी नहीं होता, कम से कम एक घोषणा तो है। मोटा मोटा समझ में यही आ रहा है कि राहत नज़र आ रही है। अब वो बजट की जब डिटेलिंग आएगी शाम तक, उसके बारे में सारा का सारा डिटेल जानकारी आएगी तो मालूम चल पाएगा। अभी तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि पहले 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं था, अभी 3 से 6 में भी 5% हो गया है। पहले उसको जो है बाइफरकेट कर दिया, नेट इनकम 7 लाख है तो कोई टैक्स नहीं है। तो लेकिन जो ऊपर के टैक्स स्लैब कम हुए, जैसे आप देख पा रहे हैं 9 से 12 लाख में 15% कर दिया गया, जो कि पहले ज़्यादा था जी, तो वो राहत तो नज़र आ रही है फिलहाल। लेकिन जो आलोक जी कह रहे थे, मैं उनसे सहमत हूँ कि MSME बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इकोनॉमी के अंदर, और कोविड में सबसे बड़ा नुकसान जो घाटा हुआ था वो MSME को ही हुआ था। तो उनके लिए क्या क्या है वो डिटेल जब बजट के बारे में जानकारी, एक स्पेशल पैकेज की बात वित्त मंत्री ने कही है MSME के लिए, वो क्या है उसके अंदर डिटेलिंग, ये थोड़ी देर में हमको पता चलेगी, लेकिन उसको शायद एड्रेस करने की कोशिश की गई है। बिल्कुल 3 करोड़ टर्नओवर तक को छूट MSME में दी गई है, तो ये कितना बड़ा कदम सोनू जी साबित हो सकता है? जैसा कि आप बता रहे हैं कि MSME को बढ़ावा देना बहुत जरूरी है, क्योंकि कोविड में सबसे ज्यादा उन्होंने ही सफर किया, सबसे ज्यादा नुकसान उनको ही हुआ है। एक तो खासतौर पे MSME जो हो गया, और मिडिल क्लास जो लोअर मिडिल क्लास है, ये जो 2 जगह है यहाँ पर सबसे ज्यादा डेंट पड़ा है कोविड के अंदर। तो अब देखते हैं कि बजट की जब डिटेल इन्फॉर्मेशन, अभी तो आया ही है, अभी तो स्टडी करने में टाइम भी लगेगा। अभिजीत जी, अब पहली नजर में बजट की रूपरेखा कैसी लग रही है? ये खबर तो खैर आज की हेडलाइन बनेगी टैक्स स्लैब वाली। टैक्स स्लैब तो मेरे लिए काफी लाभदायक है, बट मेरे लिए इसमें सबसे इंटरेस्टिंग क्या लग रहा है, मुझे तो लगा था आप 30% वाले में होंगे। नहीं, उतना भी नहीं हूँ, बट चलो देखते हैं क्या होता है। बट मेरे लिए सबसे इसमें इंटरेस्टिंग खास बात क्या है कि जो ग्रीन एनर्जी में जो इन्वेस्टमेंट हुआ है, क्योंकि इसमें 2 चीज़ें की गई हैं। एक तो पोल्यूशन रिडक्शन का, शायद अब प्रॉब्लम क्या होता है कि भारत सरकार पे काफ़ी सारा हम विश्वास डालते हैं और कभी कभी वो डिलीवरी होता नहीं है, बट जो बायोमास और बायोफ्यूल के बारे में जो बात की गई है, दैट कैन रिड्यूस क्रॉप बर्निंग। जो क्रॉप बर्निंग जो दिल्ली का पोल्यूशन होता है जिससे ज़्यादातर आता है, वो कम हो सकता है, क्योंकि इसमें आपने देखा होगा कि उन्होंने ग्रीन क्रेडिट की भी बात की थी, इंडिविजुअल ग्रीन क्रेडिट। स्पेसिफिकली निर्मला मैम ने मेंशन किया था कि इंडिविजुअल ग्रीन क्रेडिट होगा। तो इंडिविजुअल्स जो सोलर पैनल लगाते हैं, जो अपना बायोमास बेचते हैं फॉर बायोफ्यूल जनरेशन,
इसके लिए अच्छी बात है। दूसरी बात क्या है, आप देखेंगे पूरे बजट में ये ग्रीन एनर्जी का जो फोकस दिया गया है ये इंडस्ट्री से बहुत अच्छा लाइन करता है, क्योंकि ग्रीन एनर्जी जो है वो यूनिकली सूटेड है एमएसएमईज के लिए। तो इसमें क्या आगे किया जाएगा, मेरे को लगता है ये एक किस्म का स्ट्रेटेजिक पहला बिल्डिंग ब्लॉक है एक स्ट्रेटेजिक प्लान का, और इससे हमारा आयात जो एनर्जी का है, कभी कभार ऑयल प्राइसेस पे डिपेंडेंट, कभी कभार 200 बिलियन डॉलर तक जाता है, वो कम करके लोकल जनरेशन होने की बहुत क्षमता है। अब इसको किस तरह से एग्जीक्यूट किया जाए, इसमें डायरेक्शन ठीक है। अच्छा, मार्केट से भी खबर आ रही है सेंसेक्स में उछाल इस बजट के बाद देखने को मिला है। दिलीप जी, इस बजट में जो सबसे बड़ी बात रही उसका तो जिक्र हम बार बार कर रहे हैं कि जो सैलरीड क्लास है, जो मिडिल क्लास है, उसे राहत मिल रही है, लेकिन आप अगर डिफाइन करें इस बजट को तो ये उम्मीदों को पूरा करने वाला बजट रहा या नहीं? मुझे लगता है कि ये डायरेक्शनली बजट में सबसे अहम चीज़ ये है कि रेलवेज पे जो इन्वेस्टमेंट किया है वो इतना बढ़ा दिया है। मुझे कुछ सालों से डर था कि हम सिर्फ रोड्स पे ही ज़्यादा ध्यान दे रहे थे। अब रेलवेज का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि वहाँ 3 गुना इन्वेस्टमेंट, कैपिटल इन्वेस्टमेंट बढ़ाने का ये मतलब है कि जो अभिजीत ने अभी कहा, मिडिल क्लास और जो मिडिल क्लास से नीचे स्तर के हैं उनके लिए ये फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है और फॉर्म ऑफ एनर्जी सेविंग, दोनों है। और ये बजट का सबसे मुझे लगता है कि अहम सिग्नल है, क्योंकि इससे मिडिल क्लास को काफ़ी सेविंग्स होगा, क्योंकि फास्ट ट्रेन्स आ रहे हैं। और निर्मला जी को ये बजट प्रेजेंट करने में ये भी एडवांटेज है कि अब रेलवे बजट और मेन बजट एक साथ होता है। तो जब एक ही साथ होता है, हमें इस पे भी ध्यान देना पड़ेगा कि यहाँ से इकोनॉमी के लिए क्या सिग्नल है, और ये बहुत एडवांटेजेस मुझे 2,40,000 करोड़ रुपए का आउटले रेलवे के लिए किया गया है। संजीव जी, आपके पहला रिएक्शन इस बजट के ऊपर, और ये टैक्स स्लैब जो है ये मिडिल क्लास के लिए तो वाकई एक खुशखबरी है। बिल्कुल है। देखिए, अब इसमें कितना रिलीफ मिलेगा, अल्टीमेटली जो फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि जो डायरेक्ट टैक्सेस का उन्होंने कंसेशंस दिए हैं उसके अंदर 35,000 करोड़ का आउटगो है, मतलब 35,000 करोड़ का सरकार एक तरह से नुकसान झेल रही है उन टैक्स कंसेशंस पे। लेकिन रेवेन्यू कलेक्शन बढ़ जाएगा, टैक्स कम होते हैं तो एक मोटी बुद्धि की बात लोग कहते हैं, टैक्स कम होने पे टैक्स कंप्लायंस ज़्यादा होगी, तो डेफिनेटली मिडिल क्लास को रिलीफ है। हमेशा ही हम ज़्यादा चाहते हैं जो मिडिल क्लास के लोग हैं, बट कुछ तो है। और नियरली 3 से 7 लाख करना या 5 से 7 लाख करना इज अ बिग जंप। दूसरा जो अपर स्लैब है वो भी क्योंकि सरचार्ज कम कर दिया है, 37 से 25% कर दिया है, तो जो हाईएस्ट इनकम वाला व्यक्ति है उसकी भी टैक्स आउटगो कम होगी। अब वो सब अगले साल के बजट में होगा, इस मार्च तक तो आपको यही देना है, ये ध्यान रहे। और जो हम हमेशा कहते हैं कि शेयर बाजार और इकोनॉमी को नहीं जोड़ के देखना चाहिए, दोनों अलग अलग हस्तियां हैं, बट कहीं ना कहीं फर्स्ट रिएक्शन अगर मोदी जी के बजट्स की बात करें तो उनके ज़्यादातर बजट्स पे मार्केट गिरा है बजट वाले दिन, 2-3 मरतबा तो मुझे ध्यान है, मैं बैठा हूँ, लेकिन आज मार्केट ने अच्छा जंप लिया, 1100 पॉइंट। हाँ, अभी 1000 के करीब है, मतलब थोड़ा बहुत आगे, बट कुल मिला के अच्छा। इवन सिगरेट्स पे टैक्स बढ़ाया गया है, बट आईटीसी का शेयर ऊपर है। सो कहीं ना कहीं, और मैं तो ये मानता हूँ कि मार्केट जो चीज़ समझता है ना वो अल्टीमेट फाइनल डिसाइस फैक्टर होता है, क्योंकि वहाँ लोगों का पैसा लगा हुआ है। तो वो अगर डिसअपॉइंटिंग बजट होता तो आज ठोकते बाजार को। उनको कुछ ना कुछ उम्मीद नजर आ रही है, इसलिए वो बढ़ा रहे हैं। पिछले 2-3 दिन जो शेयर बाजार में हुआ वो तो एक मैनिपुलेटेड गेम था, है ना, बट आज जो हो रहा है उसको मैनिपुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि आज सब एवरीबडी विल पुट देयर मनी वेयर देयर माउथ इज। सो आई थिंक गुड बजट है, लेकिन कुछ क्रांतिकारी नहीं है। मतलब आप ग्रोथ को कैसे इम्पटस देंगे, या इन्फ्लेशन को कैसे चेक करेंगे, या एक्सपोर्ट्स को कैसे बढ़ाएंगे, उस तरह के कोई क्रांतिकारी कदम नहीं है, लेकिन सही दिशा, जैसे अभी किसी साथी ने कहा यहाँ कि राइट डायरेक्शन में रिलीफ है, और कहीं ना कहीं अगले वर्ष होने वाले चुनावों की छाया भी इसमें है। मतलब ये बजट कुछ और हो भी नहीं सकता था शायद। आपको पॉपुलिस्ट भी लग रहा है इलेक्शन में, पॉपुलिस्ट लेकिन स्टिल प्रूडेंट, क्योंकि देखिए फिस्कल डेफिसिट को आपने उस टारगेट पे रहे हैं कि हम 4.5% तक ले आएंगे 25-26 तक, इस साल 6.5 का लगभग 5.9% हो गया। तो मैनेजमेंट अच्छा है मेरे ख्याल से, जो फाइनेंशियल शिप है वो एक सही हाथों में चलने की कोशिश है, दिशा सही है। एक बार प्राची बता दें एक बार आप, फिर हम आगे बात करते हैं।
बिल्कुल, देखिए हम इस बजट की जो बड़ी बातें हैं वो अपने दर्शकों को जल्दी से समझा देते हैं कि ये बजट अच्छा रहा है, कैसा रहा है, किसको क्या मिला है, किसको क्या नहीं मिला है। ये तमाम बातें हम आपको अपने ग्राफिक्स के जरिए बताने की कोशिश करते हैं कि आखिर किसको कितनी छूट मिल गई, क्योंकि सबसे बड़ी बात जो इस बजट की कही जा रही है वो सैलरीड लोगों के लिए, नौकरी पेशा लोगों के लिए, जो मिडिल क्लास तबका है उसके लिए कही जा रही है कि टैक्स स्लैब में इस बार छूट दी गई है। 5 लाख तक पर पहले आपको टैक्स देना होता था, लेकिन अब अगर आपकी सालाना इनकम 7 लाख रुपए है तो आपको छूट देना नहीं होगा। 5 ऐसी स्लैब बनाई गई हैं जिस पर आपको जिनमें बदलाव किया गया है। वो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, वो ग्राफिक्स हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, जिसके जरिए आप ये समझ सकते हैं कि ये कितना रहा है और कितना नए सिस्टम से, नए टैक्स सिस्टम से आपको कितनी बचत होगी। 7 लाख तक अगर आपकी इनकम है तो आपको 0 टैक्स देना होगा, बचत हो गई 33,800 रुपए की। अगर 8 लाख तक आपकी इनकम है तो आपको 10% टैक्स देना होगा, आपकी बचत हो गई 10,400 रुपए की। अगर आपका 9 लाख तक की इनकम है तो भी आपको टैक्स देना होगा और वहां पर भी आपकी बचत हो रही है, 10% आपको टैक्स देना होगा और 15,600 रुपए की बचत आपकी हो रही है। तो ये जो टैक्स स्लैब में बदलाव हुआ है उसके जरिए नए सिस्टम से जब आपको टैक्स देना होगा तो आपको कितनी बचत होगी, आपको कितना फीसदी टैक्स देना होगा, ये सिलसिलेवार तरीके से इंडिया टीवी आपको बता रहा है, क्योंकि सबसे बड़ी कवरेज हमारी लगातार जारी है जिसमें एक एक पॉइंट जो आपके काम का है, जो आपके लिए जरूरी है, वो हम लगातार आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो नए टैक्स सिस्टम में कितना बचेगा, कैसे बचेगा, कितना फीसदी आपको टैक्स देना होगा, ये आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। इसे देखकर आप समझ सकते हैं कि ये जो नए बदलाव हो रहे हैं ये आपके लिए कितने जरूरी थे या ये आपके लिए कितनी अच्छी खबर लेकर आने वाले हैं। क्योंकि अगर हम बचत को देखें, आप इस टेबल को ही अगर देखेंगे तो 7 लाख तक, जैसा हमने कहा कि टैक्स स्लैब बदला है, 7 लाख तक अगर आपकी इनकम है तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा, आपको 0% यानी बिल्कुल टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन बचत आपकी हो जाएगी 33,800 रुपए की। और वहीं अगर आप 8 लाख तक दे रहे हैं, 8 लाख तक आपकी अगर इनकम है तो आपको 10% टैक्स देना होगा और जो बचत है आपकी वो हो जाएगी 10,400 रुपए। इसके अलावा अगर 9 लाख तक आपकी इनकम है, आप सालाना 9 लाख कमाते हैं तो आपको 10% टैक्स इस पर भी देना होगा। आइए अब आगे की बात करते हैं। 15 लाख अगर आपकी आमदनी है तो आपको 15% टैक्स देना होगा, बचत हो गई 39,000 रुपए की। अगर आप 25 लाख रुपए सालाना कमाते हैं तो 30% टैक्स आपकी इनकम पर लगेगा, आपकी बचत हो गई 39,000 रुपए की। 1 करोड़ अगर इनकम है तो 30% टैक्स लगेगा, आपकी बचत हो गई 42,900 रुपए की। तो ये जो नए बदलाव हैं, ये जो टैक्स सिस्टम, नया टैक्स सिस्टम है, इसमें आपको कितना टैक्स देना है और उसकी कितनी बचत आपको होगी, ये आप इंडिया टीवी देखकर अंदाजा लगा सकते हैं, समझ सकते हैं। और आपके लिहाज से ये खबर कितनी बड़ी है, कितनी राहत देने वाली है, ये भी आप इस टेबल को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। चूंकि अगर 1 करोड़ भी आपकी इनकम है तो आप पर 30% टैक्स अब लगाया जाएगा। ये बड़ी छूट इसे समझा जा रहा है। और आपको अगर बचत, इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 42,900 रुपए की बचत आपकी हो जाएगी। तो ये सबसे आखिर में निर्मला सीतारमण ने इसका अनाउंसमेंट किया और साथ ही साथ ये भी बताया। समझा रही हैं, एक तरफ तो टैक्स स्लैब है और दूसरी तरफ वोट बना हुआ है। तो ये सबसे बड़ा सवाल है राशिद साहब, इस साल चुनाव है अब से लेकर 24 तक, चुनावी बजट है क्या? जी देखिए, प्रथम दृष्टि में ऐसा नहीं नजर आता, कोई बड़ा इसमें गेम चेंजर नहीं है, कोई हम आप उसको ऐतिहासिक बजट नहीं कह सकते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि बिल्कुल वोटर, चाहे वो ग्रामीण वोटर हो या शहरी मतदाता हो, कि वो बिल्कुल खींचा चला आएगा। और ये मुझे लगता है कि ये पहला मतलब आखिरी बजट ऐसा था जो मतलब पूर्ण बजट था। उसके बाद जो अगले साल जो बजट मोदी सरकार का पेश होगा वो चुनाव के समय के में ही होगा, तो वो ऐसी वोट ऑन अकाउंट टाइप होगा। तो उसमें मुझे लगता है कि इसमें एक बिग पिक्चर की कमी है। जो बड़ी हम बात कर रहे हैं मिडिल क्लास की और सैलरी क्लास की, वो आंसू पोंछने वाली बात है। उसको कोई ऐसा लोगों की एक्सपेक्टेशन मुझे लगता है भाजपा से कहीं ज़्यादा थी और बहुत दिनों से मांग भी थी और लोग कह भी रहे थे कि 10 लाख तक का कोई टैक्स रिलीफ होनी चाहिए, क्योंकि देखिए महंगाई इतनी बढ़ गई है। और दूसरी बात देखिए, टैक्स का दायरा कितना कम है। निर्मला जी खुद बता रही थी कि 7 करोड़ से ज़्यादा लोग टैक्स देते हैं, मतलब जमा करते हैं, और 3.8% लोग एक्चुअल मतलब टैक्स पेयर है। इतने बड़े देश में इतने कम लोग जो हैं टैक्स पे कर रहे हैं, मुझे लगता है उसका भी एक मामला है कि इनको देखना चाहिए कि उसका दायरा कैसे बढ़ाएं कि ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स आए। अरे ठीक है, इसमें जो शुरुआती घोषणाएं हुई थी उसमें ये
थ्रस्ट जो था इसका कुछ लग रहा था कि शायद ग्रामीण सेक्टर की तरफ जो है वो हो सकता है। मुकेश जी, आपको क्या लग रहा है, फोकस इस बजट का है किस ओर ज्यादा? हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि एमएसएमई की ओर थोड़ा और भी कंसंट्रेशन करने की ज़रूरत है। जैसा कि हम सभी ने बोला है कि एमएसएमई एक ऐसा सेक्टर रहा है जिस पे सबसे ज़्यादा डेंट पड़ा है। पिछले 3 साल जो भी गुजरे हैं, कोरोना, फिर जो रॉ मटेरियल के प्राइसेस की हाइक होना, रूस यूक्रेन वॉर, ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है इंडियन एमएसएमई के ग्रोथ में। लेकिन जो अभी गवर्नमेंट और पिछला 8 महीना जिसमें हमने तकरीबन 2.25% का ROI का इंक्रीज भी देखा है, जो इम्पैक्ट करा है उनके ग्रोथ जर्नी को। आज की जो घोषणा रही है उसमें 2 चीज़ें, एक तो 9,000 करोड़ का कॉर्पस जो अनाउंस किया है सीतारमन जी ने, वो एक पॉजिटिव पॉइंट है, प्लस 1% का रेट रिडक्शन भी उन्होंने बोला है। लेकिन उम्मीद थी जो ये CGTMSE लिमिट है जो फिलहाल अभी 2 करोड़ रुपए तक है कोलैटरल फ्री लोन देने की अंडर द स्कीम ऑफ गारंटी जो गवर्नमेंट दे रही है, वो इंक्रीज होने की ज़रूरत थी। जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे एमएसएमई सेक्टर के तरफ से कि वो लिमिट 5 करोड़ तक की जाए। उसके अलावा एक CGTMSE की जब भी रिन्यूअल होती है या कोई भी फैसिलिटी लेता है तो 1.5% से 2% का इंश्योरेंस CGTMSE एज अ फी लेती है, उसमें भी रिडक्शन की आवश्यकता थी। लेकिन अभी तक उसमें कुछ अनाउंसमेंट उस तरीके से नहीं हुआ है, तो देखते हैं इसको आगे जो डीप डाइव करेंगे कि उन्होंने क्या समझाया है या हम क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो ज़्यादा सही पिक्चर निकल अच्छा आलोक जी, चूंकि आप लगातार ये कह रहे थे कि इस बजट में कुछ बहुत बड़ी बातें नहीं होने वाली हैं, लेकिन अगर मैं आपके नजरिए से समझूं तो एक ऐसा पॉइंट जो आपको सबसे अच्छा लगा हो और कुछ ऐसी बातें जो आपको सबसे खराब लगी हो, आपको लगा हो कि यहाँ पे कमी रह गई सरकार की, ये तो जरूर पूरा करना चाहिए। एक ही अच्छा पूछा आलोक जी, एक तो मुझे लगता है कि डिपार्टमेंट वाइज एलोकेशंस जब तक सामने नहीं आएंगी, भाई मनरेगा के लिए कितना फंड है, हेल्थ के लिए कितना है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कितना है, क्योंकि अभी बहुत ही क्रिस्प। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, इसमें ये बताया वित्त मंत्री ने कहा कि हमने किसानों के लिए रूरल सेक्टर में 20 लाख करोड़ के कर्ज का प्रावधान किया है। तो ये इसको आप मानते हैं कि ये एक कदम है जिसका फायदा हो सकता है? ये तो व्यापारी कर सकता है, कोई भी किसान को कर्ज दे दीजिए, फिर आप उसको कर्ज के नीचे और दबा दीजिए, फिर और दबा दीजिए। कर्ज देना किसी भी संस्थान को, किसी को उसको बहुत अच्छी चीज नहीं है कि कर्ज के माध्यम से आप उसको उभार देंगे। कर्ज तो देश के ऊपर 4 गुना हो गया, तो क्या देश आज आगे बढ़ गया? जब से मोदी जी आए हैं कर्ज 4 गुना देश के ऊपर बढ़ गया, NHAI के ऊपर 4 गुना कर्ज बढ़ गया। तो क्या कर्ज दे देना किसी को बहुत अच्छी बात है? मैंने तो वित्त मंत्री को सुना कहते हुए कि पर कैपिटा इनकम भारत की दुगनी हो गई है। देखिए, मैं फिर कहूंगा कि किसानों की आमदनी डबल होनी थी, वो 32 रुपए से घटकर 27 पर आ गई है। इनपुट कॉस्ट किसानों की 3 गुना बढ़ गई है। हम तो उम्मीद कर रहे थे कि 2,000 रुपए के जो आप वो झुंझुना देते हैं हर 3 महीने में, उसको भी बढ़ाएंगे आप। आपने इनपुट कॉस्ट 4 गुना बढ़ा दी। आप इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, बीज, इलेक्ट्रिसिटी, डीजल, जो भी चीजें हैं वो किस रेट पर बढ़ गई। आपने ट्रैक्टर से लेकर किसान के हर इक्विपमेंट पर GST लगा दिया। आपने राहत क्या दी किसान को? और आप कह रहे हैं कि कर्जा दे दिया हमने किसान को। किसान तो ऑलरेडी कर्जे में। NCRB के आंकड़े अगर आप उठा के देखेंगे तो किसानों की आत्महत्या की दर 2018 के बाद मोदी सरकार ने डिक्लेयर नहीं की है। तो कर्ज देकर क्या आप उन आत्महत्याओं को और बढ़ाना चाहते? ये रास्ता नहीं था। क्या आप डाइवर्सिफिकेशन एग्रीकल्चर का, क्रॉप का, एनिमल हस्बेंड्री पे क्या क्या करेंगे उसके बाद पता चलेगा। 2-3 बातें हो सकती है ना आलोक जी, अगर आपको किसानों की आमदन बढ़ानी है, एक तरीका जो सरकार ने ढूंढा कि क्रेडिट दे दिया जाए, कर्ज दे दिया जाए जरूरत के लिए। दूसरा ये होता है आप जो आप कह रहे हैं उनकी इनपुट कॉस्ट कम हो जाए। तीसरा ये कि जो उत्पाद है उनका, उसकी कीमत उनको अच्छी मिल जाए। उत्पाद पर तो ये सरकार कहती है हम रिकॉर्ड MSP देते हैं। भाई ये सरकार तो बुलेट ट्रेन चला रही है। ये सरकार तो 2017 के भाषण में 100 स्मार्ट सिटी बनाई थी। इस सरकार ने 2020 के भाषण में एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाया था 2020 में, और वो उसका 1 लाख करोड़ रखा था। 3 साल में 13,000 करोड़ रुपया खर्च हुआ है। ये सरकार जो कहती है समझ लीजिए इसका उल्टा। एक बार अभिजीत इस पर बोलना अगर आप चाहें कि क्या इसमें किसान के लिए भी कुछ नहीं है? हमारा भारत देश ग्रामीण देश है, क्या इसमें कृषि के लिए कुछ नहीं है, ग्रामीणों के लिए कुछ नहीं है? मैं कंप्लीटली डिसएग्री करता हूं। मेरे हिसाब से यहाँ बहुत कुछ है ग्रामीण लोगों के लिए, नॉट जस्ट एग्रीकल्चर के लिए। आप देखेंगे कि जो ऑल्टरनेट फर्टिलाइजर्स पे जिसने उन्होंने बात किया, फिर नेचुरल फार्मिंग पे जो फोकस है उस पे बात किया, जो एग्रीकल्चरल क्रेडिट पे बात किया। आप देखिए जो पूरा वेस्टर्न इकोनॉमी है वो तो डेट के बेसिस पर ही चलता है ना। तो डेट सब समझते हैं कि ये इकोनॉमी को ग्रो करने वाला चीज़ है।
इसमें दूसरे ऑल्टरनेटिव्स पे भी फोकस दिया जा रहा है। आपने ये भी सुना होगा कि वो वेटलैंड्स और माइक्रो टूरिज्म को भी इंक्रीज करना चाहते हैं। तो ये तो ग्रामीण सेक्टर को ही बेनिफिट करेगा और जो लोकल हैंडीक्राफ्ट्स हैं उनको भी बेनिफिट मिल रहा है, तो ये भी ग्रामीण सेक्टर को ही बेनिफिट करेगा। तो इसमें काफ़ी सारा है, सबके लिए काफ़ी सारा है। आखिर ये इलेक्शन बजट है भाई, तो बिना लोगों को दिए कैसे बजट चलाएंगे? तो सबके लिए है, ग्रामीण के लिए भी काफ़ी सारा है इसमें। अच्छा, एक और बात जो बजट के लिए संजीव जी कही जाती है, जो एक आम धारणा बनी हुई है कि अभी अगर कुछ मिला तो ये बजट अच्छा है। इस बजट को देखकर आपको क्या लग रहा है कि अभी मिलना अच्छा है या फिर जो पैरामीटर सेट किए हैं सरकार ने उसे हम अचीव कर लेंगे तो वो ज्यादा अच्छा है? देखिए, 2-3 बातें तो बहुत क्लियर हैं पॉलिटिकली, चाहे किसी को कैसी भी लगे, कि लार्जली जो लगातार बात हो रही है एमएसएमई की या किराना की या कॉर्नर शॉप्स की, ये गवर्नमेंट एक आइडियोलॉजी के तहत लाभार्थी रखती है, राशन फ्री देती है, उज्ज्वला स्कीम लाती है, लेकिन बाय एंड लार्ज ये बिग इंडस्ट्री, बिग कैपिटल की सरकार है। ये इनका एक सोच है, आइडियोलॉजी है। तो वो इस बजट में भी कहीं ना कहीं प्रकट होता है। बट एट द सेम टाइम जो डेट की बात कर रहे हैं उससे मैं सहमत नहीं होता, क्योंकि दुनिया में हर बड़ी चीज कर्ज पे खड़ी होती है। कोई कौन कैसे कैपिटल लगाएगा? मैं तो इतनी आलोचना कर सकता हूँ, अडानी की करना नहीं चाह रहा, लेकिन एक बात पे वो सही है कि कर्ज की बुनियाद पे ही बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर एम्पायर खड़े हो सकते हैं। इनका 10, 20, 25 साल का जेस्टेशन पीरियड है, लेकिन वो कर्ज कैसे आए, कहाँ से आए, क्यों आए, वो सब एक अलग चर्चा का विषय। बट ये सरकार लार्जली बिग कैपिटल की सरकार है और नीचे सब फ्रीबीज, जिनकी वो कहते हैं कि हम रेवड़ी कल्चर में विश्वास नहीं करते, लेकिन वो आप 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दे रहे हैं ना, तो वो एक बड़ा कदम है। तो एक मिक्स एंड मैच है। मैं अभी भी मानता हूं कि चाहे वो घिसा हुआ रिकॉर्ड की तरह लो आप, जिस चीज को अब देश के अंदर, क्या किसी जमाने में 2% लोग कैपिटल मार्केट्स में इन्वेस्टेड होते थे, 1.5% होता था, आज 7-8 करोड़ तो डीमैट अकाउंट्स है। तो अगर मार्केट्स किसी चीज को थम्स अप दे रहे हैं तो हमें एकदम से उसको थम्स डाउन देने का अधिकार नहीं बनता, ठीक है, क्योंकि कोई ना कोई कारण होगा जो वो लोग समझ रहे हैं, देख पा रहे हैं। अब इस पर रिएक्शन लेते हैं संजीव जी। जरा कुछ और बातें जो इस बजट में देखने को मिली है, वो एक टैक्स स्लैब तो लगातार आपकी स्क्रीन पर चली रही है, इस पर आप नजर रखें और आप ये समझ सकते हैं बड़ी आसानी से कि आपकी आमदन के हिसाब से आपका टैक्स स्लैब क्या होगा, आपको किस टैक्स रिजीम के तहत जाना चाहिए, नया या पुराना, उसमें आपकी बचत किस में ज्यादा है। तो इसका आप सीधा सीधा एक कैलकुलेशन कर सकते हैं। यानी पिछले से पिछले वर्ष जो टैक्स स्लैब हुआ करती थी उसको दिमाग में रखें और आज जो नई टैक्स दरें आई हैं इनको दिमाग में रखें और डिडक्शन किस में मिलेगी किस में नहीं। तो आपको पूरा हमने एक उदाहरण के तहत स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं कि कितनी तनख्वाह पर कितनी बचत हो सकती है या टैक्स आपका कितना कम हो सकता है। ये सवाल लगातार बना रहेगा कि ये चुनाव क्या, ये बजट क्या चुनावी बजट है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि हाँ, इस बजट में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो लगती है लोक लुभावनी है, खास तौर पर मिडिल क्लास को अट्रैक्ट करने के लिए है। भले ये भी कहा जाता हो कि नरेंद्र मोदी की सरकार में 2014 से लेकर आज तक मिडिल क्लास के एक बड़े वर्ग ने उनका समर्थन किया है, भले उसको बदले में कुछ ना मिला हो, लेकिन इस बार कुछ देने की कोशिश सरकार ने की है। डायरेक्ट टैक्स में, इनकम टैक्स में कुछ रियायतें, कुछ छूट दे करके। तो वो टैक्स स्लैब जो है आपकी स्क्रीन पर जो है वो लगातार चल रही हैं। इसके अलावा जैसे बात हो रही थी ग्रामीण इलाकों, ग्रामीण अंचल के लिए क्या किया गया है, वित्त मंत्री ने अपने भाषण की शुरुआत में कहा कि सरकार का फोकस जो है वो ईज ऑफ लिविंग पर रहा है। इसी के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना में घर बनाए गए, करोड़ों शौचालय बनाए गए हैं, हमने उज्ज्वला गैस के सिलेंडर बांटे हैं और वित्त मंत्री ने ये कहा कि हमारी प्रति व्यक्ति आय दुगनी हो गई है। इसके अलावा एक और खास बात, अब ये हम नहीं जानते कि इसका क्रियान्वयन कैसे होगा, लेकिन अगर चेयरमैन साहब ये होता है तो ये बहुत देश के लिए, हमारे यहाँ एक बड़ी शर्मनाक जो चीज होती है, मैन होल में उतरकर जो आदमी की मौत होती है, जो सीवर में सफाई के दौरान हम देखते हैं हर चंद दिनों में ऐसी एक दुर्घटना आती है। वित्त मंत्री ने कहा है कि अब सभी ऐसे मैन होल्स की, नालों की सफाई मशीन से होगी। उनके शब्द हैं, कोई व्यक्ति, कोई इंसान किसी मैन होल में अब से नहीं उतरेगा। ये बहुत बड़ा टास्क है हमारे देश को देखते हुए। इसको करना बड़ा मुश्किल है और जब जैसे इन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटीज का भी जिक्र होता है, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये दो तरह का ट्रांसफॉर्मेशन है। एक तो टेक्नोलॉजी का ट्रांसफॉर्मेशन है और दूसरा माइंडसेट का। ये हम कॉन्ट्रैक्टर्स को देते हैं, वो कॉन्ट्रैक्टर किस तरह से वो क्या प्रयोग करता है, उस पर हमारा कितना कंट्रोल है और ये कितनी जल्दी हो सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पर
ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है एक माइंडसेट का ट्रांसफॉर्मेशन, अगर आप देखें वित्त मंत्री का दूसरा एक सब्जेक्ट है जो वन डिस्ट्रिक्ट वन एक्सपोर्ट, वो जो है वो एक रूरल ट्रांसफॉर्मेशन का मेथड हो सकता है, पर ये दिशा देने के लिए कितना बजटरी एलोकेशन दिया है और कितना एफर्ट उसमें जाएगा वो अभी क्लियर नहीं है। मुकेश जी, स्टार्टअप का जिक्र होता है, एमएसएमई का जिक्र होता है और इसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी करते हैं। अगर एमएसएमई को लेकर कहें या स्टार्टअप को लेकर कहें तो कौन सी बड़ी बातें आपको लग रही हैं कि अच्छी हो सकती हैं और वाकई में से स्टार्टअप को बढ़ावा मिलेगा, या सिर्फ आपके हाथ में सिर्फ निराशा लगी है? स्टार्टअप को लेकर के अगर मैं बोलूं तो पिछले साल भी 2022 के अंदर में जब उन्होंने अनाउंस करा था 10 करोड़ तक की लिमिट, वो एक्सपेक्टेड था एमएसएमई को भी कुछ हद तक मिले, जो कि अभी तक इसमें मुझे लग रहा है कि निराशा ही है। दूसरा, 3 साल का टैक्स एग्जेम्पशन स्टार्टअप कंपनीज के लिए रहता है, और एमएसएमई कंपनी भी जो अभी 10 साल के नीचे रजिस्टर्ड हुई हैं एमएसएमई के अंदर में, तो ये वो भी मांग कर रहे हैं कि हम भी अगर स्टार्टअप में 1 साल की छूट और बढ़ा दी गई है। 3 साल अगर थी तो अब उसे 1 साल और बढ़ा दिया गया, 4 साल हो गया। तो वो एमएसएमई भी एक्सपेक्ट कर रहा है, क्योंकि कई ऐसी एमएसएमई कंपनी है जो 10 साल से नीचे हुए हैं उनको रजिस्टर्ड हुए और टर्नओवर भी ठीक कर रही हैं, तो वो भी ये मांग कर रहे थे कि उनको भी टैक्स एग्जेम्पशन के स्लैब में 1 साल 2 साल का मिले। इसमें भी अभी तक आई थिंक कोई भी अनाउंसमेंट नहीं रहा है। अरे एक जो बड़ी बात सरकार के इस बजट में दिखी, जो कि आपको पिछले कुछ थीम 1-2 बजट से और दिखी होगी, वो इंफ्रास्ट्रक्चर का पर पुश है। सरकार ने इस बार अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी सरकार अपनी जेब से जो पैसा लगाएगी इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो या और कामों में, वो 13.7 लाख करोड़ है, जो बजट का कुल 3.3% बैठता है। और केवल हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 10 लाख करोड़। आलोक जी, उसी में हाईवेज, ईवेज, वाटरवेज, एयरपोर्ट्स, इन सब की चर्चा सरकार कर रही है। तो इस सरकारी स्पेंडिंग से पिछले साल भी हुआ था, उम्मीद ये थी कि देश के अंदर रोजगार बढ़ेगा, देश के अंदर एक एनिमल स्पिरिट जगेगी और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी आएगी। देखिए, बहुत बड़ा चैलेंज है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना। जिस देश के अंदर 600 से ज़्यादा पासपोर्ट एक दिन में सरेंडर होते हों और आधे बिजनेसमैन के हों, उनको रोकना बहुत ज़रूरी है। जहाँ तक बात NHAI की है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, कि हाईवेज बनेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर से, पिछले 5 वर्षों का इतिहास उठाकर देखिए, सारे के सारे बॉट पर हैं, बिल्ट, ऑपरेट एंड ट्रांसफ़र। आप देखिए कि किस तरह से हिंदुस्तान के अंदर 1100 के करीब टोल थे, आज 3000 से ज़्यादा टोल हैं। जिस टोल पर 25-30 रुपये का टिकट था, आज 100 रुपये का टिकट लग रहा है। तो मुझे लगता है कि मिडिल क्लास तो अगले 50 साल तक हिंदुस्तान के टोल ही भरता रह जाएगा, जिस तरह से नेशनल हाईवेज का इन्होंने स्ट्रक्चर बनाया है। ट्राई पार्टी एग्रीमेंट होता है, बैंक पैसा देता है, NHAI और प्राइवेट बिल्डर है। प्राइवेट बिल्डर को अगले 50-50 साल के राइट्स दे दिए गए कि आप टोल लगाइए और चलाइए इसको। मुझे लगता है ये बहुत खतरनाक सिचुएशन है। दिल्ली से अगर देहरादून जाए तो 1 टोल था, आज 5 टोल हैं। आपने, ठीक है, सुविधाएं बढ़ती हैं, लेकिन पैसे वालों के लिए सुविधाएं बढ़ी, हाईवेज पैसे वालों के लिए नहीं थे। हाईवेज पे गरीब भी चल सके और सरकारी बस भी चल सके, उसके लिए बनना चाहिए था। लेकिन यहाँ तो ठीक है, अभी छोटा सा झटका देखा है, 5 लाख करोड़ उड़ गए थे, किसी दिन और बड़ा झटका लगेगा तो हाईवेज इस पर और बात करते हैं। आलोक जी, रिएक्शन आना शुरू हो गए बजट पर। तृणमूल कांग्रेस के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा का रिएक्शन आया। उन्होंने कहा कि ये बजट सिर्फ हम दो हमारे दो के लिए है, यानी सिर्फ बड़े कारोबारियों को राहत देने के लिए। मिडिल क्लास के लिए आपने देखा होगा कोई खास नहीं, बस 5 से 7 लाख का जो ऊपर ऊंचाई बढ़ा दी है। और ऊपर से अगर टैक्स देखें तो ऐसा लगता है जैसे हम दो हमारे दो, भूतों की भाषा में जो लोग कहते हैं, हम दो हमारे दो के लिए खास ख्याल रखा गया है। आप हाईएस्ट स्लैब जो है वो बहुत कम कर दिया गया है। ये लोग समझ रहे हैं कि क्यों किया गया है और किन लोगों के लिए किया गया है। बाकी डीजल पे कुछ नहीं बात हुई है, पेट्रोल पे कुछ नहीं बात है। अमृतकाल महोत्सव की बात की, उस पे आपने बहुत सारे अनएम्प्लॉयमेंट की बात नहीं, उनके लिए कैसे सोर्सेज होंगे, कैसे करेंगे। अभिजीत, अभी भी हम दो हमारे दो वाला डायलॉग जारी है। सर देखिए, इसका तो मैं, ये पहले सूट बूट का सरकार चला, फिर अब हम दो हमारे दो बन गए। इसमें अब ये तो पॉलिटिकल स्टेटमेंट है ना। आप फैक्ट्स ऑन द ग्राउंड देखिए। जब मिडिल क्लास के लिए इतना सारा टैक्स रिलीफ दिया गया है, आप कैसे बोल सकते हैं हम दो हमारा है? जब MSME के लिए इतना रिलीफ दिया गया है, आप कैसे बोल सकते हैं हम दो हमारा है? इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर इस देश में वैसे प्रॉफिट के लिए नहीं बनता है। जब इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, आप ही देख लीजिए, जब एक रास्ता बनता है
आपके पास क्या गाड़ी है उस पर चलाने के लिए? इंफ्रास्ट्रक्चर तभी एक इन्वेस्टमेंट बनता है जब आपका रेगुलेटरी इकोसिस्टम, जब आपका कैपिटल इन्फ्यूजन इकोसिस्टम सब ठीक होता है। जब रास्ते बन रहे हैं वो किस लिए बन रहे हैं? वो लोगों के लिए बन रहे हैं ना, उसमें भी एनर्जी सेविंग्स आता है। अगर आप जैसे दिलीप सर ने बोला था अभी ट्रेन्स के बारे में, सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट तो अभी भाड़ पे, फ्रेट पे होना है। अगर वो खुल जाए तो वो एमएसएमईज के लिए बहुत ही बड़ा लाभदायक होगा, क्योंकि जैसे इन्होंने कोस्टल शिपिंग का ये बनाया है, वैसे अगर ये फ्रेट ट्रेन्स पर भी थोड़ा ये दे, अब पता नहीं है, जब डिटेल्स आएंगे तब पता चलेगा कि किस पे इन्वेस्टमेंट जारी है। पर हर केस में अगर आप देखेंगे इधर एमएसएमईज पे, एवरेज मिडिल क्लास पे, सब पे यार, गांव से लेके लोअर मिडिल क्लास से मिडिल क्लास तक आलोक जी का सवाल है, एमएसएमई को क्या मिला? दिया गया है। एमएसएमई को कौन सा मेजर बेनिफिट मिल गया जो पिछले साल नहीं मिला? एक बेनिफिट बताइए। मैं आलोक जी आपको बीच में रोक रही हूँ, इस वक्त नितिन गडकरी कुछ बोल रहे हैं, जरा वो सुन लेते हैं। भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने इंफ्रास्ट्रक्चर को हाईएस्ट प्रायोरिटी दी है। हमारा बजट भी काफ़ी बड़ा हुआ है, जिसके कारण आने वाले समय में हिंदुस्तान के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में जो हमने निर्धार व्यक्त किया कि वर्ल्ड स्टैंडर्ड के रोड बनेंगे, वो उद्दिष्ट हम निश्चित रूप से पूरा कर सकेंगे। ग्रीन एनर्जी, ग्रीन पावर, हर जगह पर जो ग्रीन बात के उल्लेख किया गया, वो हमारी इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने की दृष्टि से एक बहुत बड़ी पहल है। मैं मानता हूँ कि इस बजट की विशेषता ये है कि हमारे आम आदमी के जीवन में जो एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन की जो समस्याएं गंभीर है, वो ग्रीन अप्रोच के कारण निश्चित रूप में हमारे क्वालिटी लाइफ में काफ़ी बड़ा सुधार होगा। मिडिल क्लास के बारे में सोचा नहीं जाता था, इस बार पहली बार मिडिल क्लास को भी काफ़ी राहत दी गई है। गांव, गरीब, मजदूर और किसान का कल्याण करने वाला और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत का सपना पूरा करने वाला और हिंदुस्तान को वर्ल्ड की इकोनॉमी में एक सुपर इकोनॉमिक पावर बनाने के लिए ले जाने वाला ऐसा ये बजट है। स्क्रैपिंग के लिए जो विशेष रूप से हमारी रिसाइकलिंग इंडस्ट्री थी, उसके बारे में राज्य सरकार और भारत सरकार दोनों जगह अब नई गाड़ी आएगी, जिससे प्रदूषण कम होगा और निश्चित रूप से स्क्रैपिंग के कार्य को भी काफ़ी बड़े इससे शुरुआत हो जाएगी। बहुत अच्छा बजट निर्मला जी ने दिया है, मैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। और ये बजट प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हिंदुस्तान को भविष्य में प्रगति और विकास की ओर ले जाएगा, ऐसा विश्वास व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। नितिन गडकरी को आपने सुना, उन्होंने कहा यह अच्छा बजट है, इसमें सैलरीड क्लास का ध्यान रखा गया है जो पहले नहीं रखा जाता था। अब केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी क्या कह रही हैं वो भी आपको सुनवाते हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी हैं। मैम, यूनियन बजट को कैसे आप देखती हैं? 7 एरियाज की बात की, इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रीन एनर्जी, युवा, तमाम लोगों की बात मैं इतना ही कहूँगी, मिडिल क्लास बोनांजा के साथ साथ इंक्लूसिव ग्रोथ, ग्रीन ग्रोथ और महिला सशक्तिकरण के लिए ये एक उत्तम बजट प्रस्तुत हुआ है। लेकिन बजट को इस दृष्टिकोण से भी देखें कि ये प्रधानमंत्री जी के 8 वर्षों के प्रयास का एक प्रतिबिंब है। एक तरफ वित्त मंत्री जी ने कहा कि सप्तऋषि जो 7 अलग अलग पॉइंट्स गिनवाए, उनमें से कितने का खर्च सिर्फ भारत सरकार उठाने वाली है। जैसे कि 80 करोड़ नागरिकों को मुफ्त का राशन उनके घर तक पहुंचाने का खर्च 2 लाख करोड़ रुपए का सिर्फ भारत सरकार उठाने वाली है। ऐसे कई कदमों का जो उल्लेख हुआ, उसकी मैं सराहना करती हूँ। और मध्यम वर्ग का बजट है, बार बार इस बात को इस तरीके से रिपीट किया गया और 7 लाख का जिस तरीके से आपने एग्जेम्पशन लिमिट सुन ली है वित्त मंत्री जी के मुख से जब वो प्रस्फुटित हुए, तो आपने देखना चाहिए था। If the government is going to borrow from the market, it's going to squeeze out the private sector, and therefore the economy is not going to kickstart, and that's why you see a huge capital expenditure outlay from the government. So essentially, dehorse the fluff on fundamentals. There is a weakness in the budget. तो आपने सुना दो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, स्मृति ईरानी और कांग्रेस के सांसद और पूर्व मंत्री मनीष तिवारी को। स्मृति ईरानी जी के वाक्य जो थे उस पर ध्यान दें आलोक जी। मिडिल क्लास बोनांजा, ग्रीन एनवायरनमेंट, और नितिन गडकरी जी ने इसके आगे जोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर पुश। यही मंत्री थे पिछले साल 8 जून को 10 लाख रोजगार देंगे, 4 दिन तक प्रेस कॉन्फ्रेंस चली थी और उसके बाद 1.25 लाख रोजगार दिए। यही सारे मंत्री थे ना, यही सारे मंत्री थे। कोरोना के बाद आज 20 लाख करोड़ का पैकेज, आज 25 लाख करोड़ का पैकेज, आज 40 लाख करोड़ का पैकेज,
और उसके बाद क्या हुआ, 8.5% से घट के जीडीपी ग्रोथ रेट 6% पे आ गई। उसके बाद क्या हुआ कि जो लेबर फोर्स जो लगती है 53% से 39% पर आ गई। एक्सपोर्ट 104 महीने के कार्यकाल में 99 महीने नेगेटिव है। पिछले साल 2021 का दिसंबर का एक्सपोर्ट है और जो 2022 का है 12% की गिरावट है। मेजर 17 सेक्टर्स में 6 से 34% की एक्सपोर्ट में गिरावट है। अच्छा, ये चले। तमाम लोग जो आलोक है जी, मैं- ये अच्छा, ठीक है, रटी-रटाई पीछे क्या भाषा बहुत बोल सारी के बातें गिनाते और हैं। देश को केवल गुमराह करते हैं। अच्छा, मैं आपसे अगर आज की बात करूं, आगे की बात करें ना, बजट आज आगे के लिए आया है। अगर सरकार कह रही है आप इंफ्रास्ट्रक्चर में 10 लाख करोड़ खर्च करेंगे, सरकार कहती है कि हमारे ग्रीन इनिशिएटिव होंगे, तो क्या ये स्वागत योग्य है? नहीं है? मिडिल क्लास का अगर थोड़ा भी कितना भी बाहर हो, कम किया है, स्वागत योग्य है नहीं है? देखिए, ग्रीन इनिशिएटिव तो पिछले 9 साल से क्या नहीं ले रहे थे? वर्ल्ड की हर चीज निरंतरता में आलोक जी। वर्ल्ड की जो 10 सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड सिटीज हैं, उसमें से 7 हिंदुस्तान की है मोदी जी के शासन में। दिल्ली में 6 महीने सांस नहीं ले पाते, स्कूल बंद करने पड़ते हैं। शशि और थरूर- यहाँ पर ग्रीन इनिशिएटिव का शशि थरूर आपके सांसद कुछ कह रहे हैं आपकी पार्टी के। There was no mention of inflation. So there are a number of questions still. There's some good things in the budget, I don't deny that. And I certainly found myself applauding when they created a new digital library for children around the country. That all these are good things. But there are still some fundamental questions that remain to be answered. तो लगातार सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं और इसके साथ ही साथ अपनी तारीफ भी की जा रही है अपने बजट की। राशिद किदवई जी, जो बात अभी शशि थरूर भी कह रहे थे कि इन्फ्लेमेशन का कोई जिक्र नहीं है, ये जो बजट आया है सबसे ज्यादा सबकी निगाहें इसी पर थी कि महंगाई में कुछ राहत मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो ऐसा कुछ होगा इस बजट से कि नहीं होगा? देखिए, आज हमें समझना चाहिए कि बजट का वो जो पहले वाला स्वरूप था वो बदल गया है। जीएसटी का टैक्सेशन है, तमाम चीज़ें, बहुत सारी सरकार जो है अपने काम पूरे साल भर करती रहती है। मुझे लगता है मोदी सरकार की सबसे बड़ा एक उपलब्धि वो ये है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर को वो एक अचीवमेंट की तरह, आप सड़क पे जाएं, जो हाईवेज़ आप देखते हैं वो हाईवेज़ में काफ़ी सुधार नज़र आता है, काफ़ी बेहतरी नज़र आती है और उससे लोगों को एक सुखद एहसास होता है। देखिए, कांग्रेस जो है वो भाजपा की आलोचना करते रहे और उसको करना भी चाहिए, एक विपक्षी दल के नेता, उसका हक है, लेकिन ये तमाम चीज़ें उसे देखनी चाहिए कि कहीं ना कहीं जो एक इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है वो एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। आप देखिए कितनी निर्मला जी ने जो स्कीम अनाउंस की, सब में कितने लुभावने उसके नाम थे, जो नाम से शुरू करते हैं, नाम एक ऐसा देते हैं कि जनता को एक सीधा एक मैसेजिंग हो। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो उसको अगर कांग्रेस को काट करनी होगी तो उन सब चीज़ों का भी उसे कोई अच्छा जवाब देना होगा। तर्क आपने सुना, उन्होंने कहा आप हाईवे बना रहे हो, एक्सप्रेसवे बना रहे हो, टोल कितना ले रहे हो ये बताओ। एयरपोर्ट के बारे में विपक्ष कहता है इतने एयरपोर्ट आपने बना दिए, अगर आज उड़ान कितनी उड़ रही है, 2000 रुपए का टिकट होना था, आज कितने का टिकट है हवाई जहाज? देखिए, आज दिल्ली से आदमी दरभंगा जा रहा है, दिल्ली से छोटी छोटी जगहों के ऊपर जो है, और मैं देखता हूँ कि पूरी मतलब फ्लाइट खचाखच भरी भी होती है। वो महंगा जरूर, लेकिन लोग ट्रैवल भी कर रहे हैं। सड़क आज ऐसा हो रहा है कि अभी हम चर्चा कर रहे थे कि यहाँ से हम जयपुर जो है 2.5-3 घंटे में पहुँच जाएंगे एक बार जब वो ईस्ट वेस्ट वो जो दिल्ली बम्बई एक्सप्रेस वे शुरू हो जाएगा। तो ये तमाम चीज़ें हैं, देखिए इसके ऊपर भी मतलब फर्क होना चाहिए। हमें सिर्फ एक आलोचना की नज़र से ही केवल आलोचना नहीं करनी चाहिए। इस पर बात करते हैं। रविशंकर प्रसाद कुछ कह रहे हैं, बीजेपी के सीनियर लीडर। From rubber planters to sugarcane growers to cooperative to skilling, as I said, and above all, the exalted, respectable name given to Shri Anna, Ragi, Bajra, Jawar. That is the true vision of the Prime Minister. My greetings, respect to him. Sabka Saath, Sabka Vikas is what this budget speaks for. Sir, income tax exemption, it is being seen as a populism ahead of the elections. You come on, whatever you say. After all, if there's so much of infrastructure is coming, is it good for middle class or not? Roads being built, energy coming, digital India, mobile phone, all these also help the cause of middle class. You need to understand. Sir, rebate coming for tax, that's a huge thing that the middle class is really waiting in terms of the budget. तो ये तो बहुत अच्छी बात है, मिडिल क्लास को खुश होना चाहिए और नरेंद्र मोदी की सरकार सबके लिए चिंता करती है, सर्वव्यापी सर्वस्पर्शी, उसमें मिडिल क्लास भी है। तो आज उनकी ये मांग थी, वो हुआ है, बहुत अच्छी बात है, अभिनंदन। अब आपका क्या? रविशंकर प्रसाद कह रहे हैं इस बजट में सबके लिए कुछ ना कुछ है और उन्होंने भी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की थी, उसके बाद फिर वो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी आए, मोबाइल फोन, डेटा, इस सब की वो बात कर रहे थे। सोनू, एक रिएक्शन आपका इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के। देखिए, नितिन गडकरी ने कम से कम इस बात को स्वीकार किया कि आज से पहले मिडिल क्लास के लिए कुछ नहीं होता था बजट में। आज टैक्स स्लैब में उन्होंने कुछ परिवर्तन किए हैं और ये तर्क होता था सरकार का भी, हम देखिए
पुल सड़कें पुल बना रहे हैं, शहरों में मेट्रो चला रहे हैं, ये सब मिडिल क्लास ही तो इस्तेमाल कर रहा है। क्या इस सरकार का पिछले 8 साल में एक उपलब्धि के तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर गिनाया जा सकता है? देखो सौरभ, ऐसा होता है कि एक पुराना गाना है कि दिल मांगे मोर। आप जो कुछ भी करते हैं कुछ ज़्यादा की उम्मीद रहती है, राइट? तो हम लोग एज अ मिडिल क्लास तो हमेशा से सोचे थे जो टैक्स स्लैब रहता है, मैं तो बार बार उस पर आता हूँ क्योंकि हमारा कंसर्न पैसे से ज़्यादा रहता है, ठीक है? तो टैक्स स्लैब में बहुत ज़्यादा छूट का उम्मीद अपने को था पर्सनली एज अ मिडिल क्लास। वो उतना नज़र नहीं आता जितना अपना एक्सपेक्ट कर रहे थे फ्रॉम द लास्ट फाइनेंशियल ईयर का जो बजट था उसमें भी और ये वाले बजट में भी। और जहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर की सवाल है कि वो टोल लगेगा तभी आप चल पाएंगे, आज का देश की कहानी ये है। अगर आप टोल नहीं दे सकते तो आप चल ही नहीं सकते फिर। अब मतलब पहले कभी ऐसा हम लोगों ने नहीं देखा था कि विदाउट टोल आप ट्रैवल ही नहीं कर सकते। अब कहीं आपके पास पैसा है, आपकी जेब में पैसा है तो आप ट्रैवल कर सकते हैं, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप ट्रैवल नहीं कर सकते। ये ठीक है कि आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, मेट्रोज हैं, ये हैं वो हैं, लेकिन जिसके पास पैसा नहीं है अब उसके लिए चीज़ें हट चुकी हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो पैसा चाहिए आपको सड़क पे भी चलने के लिए, मतलब मेट्रो तो एक अलग कहानी है, रोड पे चलने के लिए भी आपको पैसा चाहिए। ठीक, आप कानून मंत्री किरण रिजिजू, उनको भी सुन लें एक बार। लोग बहुत खुश है कि इतना अच्छा बजट सामने में आया है। आई नीड टू स्पीक इन डिटेल विद यू। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।